बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक आ रहा है ना, वो है फिबोनाची। हमने कल किया था, एक छोटा सा टॉपिक था। उसके बाद हमारा आ रहा है RSI इंडिकेटर। ठीक है, RSI जो है उसको किस तरह से यूज करना है, उसकी बहुत सारी चीजें जो आज मैं कवर करूंगा। पूरा RSI इंडिकेटर डिटेल में डिस्कस करूंगा। इंडिकेटर किधर से ओपन होता है, हम जाएंगे इस ऑप्शन पे और इधर सर्च करेंगे सिंपल RSI। ठीक है, इस तरह से मेरा फेवरेट मैंने पहले ही किया हुआ, आप इधर स्टार पे क्लिक करें, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स अपडेटेड, ये नीचे भी आ रहा है मेरे ख्याल में। ठीक है, तो आपने ये वाला यूज करना है। इस पे क्लिक करोगे, सिंपल नीचे हमारे पास इंडिकेटर ओपन हो जाएगा इस तरह से। अब इसकी मैं सेटिंग में जाऊंगा। आपके पास क्या सेटिंग होगी, ये वाली सेटिंग आ रही है। मैं इसका थोड़ा सा कलर्स भी चेंज कर लेता हूँ। लाइन को थोड़ा सा मैं इस तरह से कर लेता हूँ। ये सेटिंग है जो आप भी कर सकते हो। उसके बाद बुलिंजर बैंड अपर, ये बैकग्राउंड थोड़ा सा आप ना इस तरह से कर लेना, तो थोड़ा सा प्रोमिनेंट नजर आए ये चीज। ये हल्का सा ऐसे कर लें। ठीक है, उसके बाद जो मिडल वाली लाइन है, ठीक है, RSI अपर बैंड, उसको थोड़ा सा प्रोमिनेंट करने के लिए कलर ये ठीक है कलर, और लाइन को बिल्कुल इस तरह से कर लें। उसके बाद मिडल बैंड जो है इसको आपने कोई और कलर दे देना है जो प्रोमिनेंट इसके ऊपर नजर आए। वो है जी ये कलर या फिर ये कर लेता हूँ। नजर आ रहा है कि पता नहीं, ये मैं इसकी ओपेसिटी ज्यादा कर देता हूँ। आप देखते हैं कौन सी लाइन से ही प्रोमिनेंट नजर आएगी। ये लाइन है, ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा लाइंस वाला डॉट, ये डैश लाइन यूज कर सकते हो, डॉटेड। ये देखें अब डैश वाले आ रहे हैं, मैं लाइन कंप्लीट करूंगा। ये लाइन बन गई, सिंपल बन गई ना। उसके बाद मिडल जो है ना 30 वाला, इसको भी मैं कोई कलर दूंगा, इसको मैं रेड ही दूंगा, और इसकी लाइंस को मैं इस तरह से कर देता हूँ, और इसको मैं ग्रीन करता हूँ थोड़ा सा। अच्छा, उसके बाद ये जो वैल्यूज हमारे पास आ रही है, स्टाइल वाले ऑप्शन में आकर ये चीजें कर रहा हूँ। सेटिंग, ये सेटिंग के बटन पे क्लिक किया है, उसके बाद ये हमारे पास वैल्यूज आ रही है। ये 70 को मैं कर दूंगा 80। ये देखो ना, ये लाइन वैल्यू 80 तक चली गई, बढ़ गई, ऊपर होगी। उसके बाद मिडल वाला बैंड करूंगा 30। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये आगे मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। ये 30 पे कर रहे हैं, ये लाइन 30 पे आ रही, दो 30 की वैल्यू सेम आ गई। 30 वाले को कर दूंगा 20 पे। ठीक है, और इसको मैं क्या दूंगा नाम, सेव एज डिफॉल्ट। ठीक है, इस सेटिंग को डिफॉल्ट सेटिंग मैंने कर दिया। अब देखें ये बैकग्राउंड यार थोड़ा सा ना मैं और कर देता हूँ, ये बैकग्राउंड सही है, यही वाइट ही सही है। अच्छा, अब देखिए सिंपल जो सीन बन रहा है, ये मेरे पास RSI है। इसमें क्या होता है कि ये जो वैल्यूज हमारे पास आ रही है ना, ये 80 की वैल्यू है, ये 30 की वैल्यू है, और ये 20, साथ में ये वाला स्केल इनकी वैल्यूज का है। ये RSI की पर्पल लाइन जो जा रही है, ये येलो नहीं, येलो का भी फिलहाल कोई सीन नहीं है, ये अभी नया नया अपडेट हुआ है, इसको ना ही यूज करें तो बेहतर है। सिर्फ आपने ये पर्पल लाइन देखनी होती। इस येलो को आपने डिसेबल करना है, तो मैं इधर आ जाता हूँ, RSI बैंड, इसको मैं वैसे ही कट कर देता हूँ, सिंपल। ये इस तरह से लाइन आएगी। जब ये जोन जो है ना 30 से लेकर 20, इस जोन का मतलब है कि मार्केट में जो भी एसेट आप जिसको सर्च करके ट्रेड कर रहे हो या टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हो, इस जोन के अंदर आएगा, तो ये जोन होता है ओवरसोल्ड जोन। मतलब हर बंदे ने उस एसेट को सोल्ड कर दिया, अब बारी किस चीज की है, बाइंग की। इस जोन में आएगा तो इसका मतलब है कि हर बंदा यहाँ से बेचता 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 अब उस जोन में आ गया है, जहाँ पर मैक्सिमम ऐसे होता है कि इस जोन में आने के बाद मार्केट पंप कर जाती है। ये देखो, इस जोन में आया 30-20 के मार्केट पंप,
इस जोन को टच किया मार्केट पंप, उसके बाद इस जोन के अंदर आया मार्केट पंप, ठीक है ना, इस जोन के पास ही आया तो मार्केट पंप, इस जोन के अंदर आया तो मार्केट पंप कर गई, ये थोड़ा सा नीचे भी चला गया, लेकिन ज़्यादातर ये जोन के अंदर आए थे। अब इसको हमने यूज़ कैसे करना है वो भी आगे बताता हूँ, इसका सिर्फ ये यूज़ केस नहीं है। अब रूल नंबर 1 क्या है कि जब भी ये 30 की लाइन को RSI की लाइन टच करे और इधर हमारे पास जो कैंडल्स हैं वो किसी सपोर्ट को टच कर रही हो तो हमारी बाइंग बनती है। रूल नंबर 1 क्या है कि जब भी ये वाला जो पर्पल लाइन है 30 की लाइन को टच करे या 30 और 20 के जोन के अंदर भी हो और इधर हमारी कोई सपोर्ट बन रही है या हमें कोई ट्रेंड लाइन की सपोर्ट बन रही, फर्ज करें ये सपोर्ट है हमारे पास, फर्ज कर दे ये सपोर्ट है, इधर हमारे पास ये है भी, वैसे भी सपोर्ट है यार एक बहुत स्ट्रॉन्ग जो मैंने पहले भी शेयर की है, इधर सपोर्ट को टच कर रहा है और इधर 30 और 20 के जोन के अंदर है या 30 की लाइन को टच कर रहा है तो हमारी बाइंग बनेगी। और देखो वही चीज़ है कि बाइंग बनी भी है, मार्केट पंप भी की है जोन के अंदर, चेक करो यहाँ से मार्केट पंप हुई थी, हल्का सा नीचे गई है, वो चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। मैं अगर इधर पूरा जोन बनाता हूँ तो फिर ये सीन भी अंदर ही आ जाता, स्टॉप लॉस मेरा नीचे लगेगा इस लाइन के, और मार्केट में पंप हुआ भी है, चेक कर ले कितना हुआ है 15%। अब दूसरी चीज़ के ये गौर से चीज़ें समझ लें, जब भी या तो पहली सिचुएशन क्या है कि ये सपोर्ट की लाइन है, इधर कैंडल्स आ रही हैं, कैंडल्स इस लाइन को टच कर रही हैं और इधर क्या हो रहा है, इधर RSI की लाइन इसको टच कर रही है तो हमारी बाइंग बनती है, स्टॉप लॉस यहाँ पर नीचे होगा कहीं, ठीक है, पहली सिचुएशन ये होगी। उसके बाद दूसरी सिचुएशन क्या आ रही है, दूसरी सिचुएशन ये है कि हमारे पास ये सपोर्ट की लाइन है, ठीक है, और मार्केट इधर से आई और इधर से हल्का सा गैप है 1% का या 0.5% का टच करने से, और इधर मैं देखूं तो RSI की लाइन जो है इसको टच की खड़ी है तो मेरी बाइंग बनती है, समझ आ रही है। वही मिसाल जो मैं पहले दे रहा था, एक बंदा कह रहा है कि बाय कर लो, दूसरा कह रहा है हल्का सा वेट कर लो, बाइंग तो बनती, मैं इधर नीचे स्टॉप लॉस लगा लूंगा, हल्का सा मेरा बड़ा स्टॉप लॉस लगेगा, ये जो मैं टूल यूज करता हूँ स्टॉप लॉस के लिए, ये यहाँ पे मेरी बाइंग होगी ना, स्टॉप लॉस मेरा हल्का सा नीचे आ जाएगा, टेक प्रॉफिट फिर ऊपर चला जाएगा, समझ आ रही ना। नहीं तो मैं इसका वेट करता हूँ, स्टॉप लॉस मेरा इस पॉइंट पे बाइंग बनेगी, ठीक है, इस पॉइंट पे अगर बाइंग, स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा, समझ आ गई। तीसरी सिचुएशन क्या है, ये दो सिचुएशन समझ आ गई, ये नोट भी कर लेनी। उसके बाद अब सपोर्ट ये वाली जरूरी नहीं कि ये हो, ट्रेंड लाइन भी हो सकती है इस तरह या इस तरह से, उस पर वो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ही काम करती है ना, उन पे भी यही सीन होगा। अब एक और सिचुएशन ये आ रही, इधर हमारे पास सपोर्ट को टच किया है और इधर हमारे पास मार्केट जो है 30 और 20 के जोन के अंदर या 20 की लाइन को टच कर रही है तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और अच्छी एंट्री बनेगी, समझ आ रही कि नहीं। तो ये पॉसिबिलिटीज हैं इधर हमारे पास। तो इस तरह से मार्केट में पंप होता है। सिर्फ हम RSI को देखेंगे यार 30 और 20 के जोन में आ गए या 30 की लाइन को टच कर रहा है तो मैं एंट्री कर लूँ, वो गलत है। अब देखें इस पॉइंट को ही मैं ले लेता हूँ। एक और चीज़ है, ये मेरे पास पॉइंट क्या था, ये ट्रेंड लाइन थी, एक बॉटम मिला, दूसरा बॉटम मिला, थर्ड बॉटम मिला, ठीक, इस तरह से है ना। या फिर मैं इस तरह से ये बॉटम लेता हूँ, ये बॉटम लेता हूँ और इस तरह से खींच देता हूँ, इस तरह से है ना, ये बॉटम और ये बॉटम मिलाया, मार्केट को आगे खींच दिया, आगे मुझे काम देगी। अब ये लाइन जो है ये तो ऐसे ही रहेगी, लेकिन मैं छोटे टाइम फ्रेम पर जाऊंगा ना, 1 घंटे पे, मैं 1 घंटे पे चला गया, RSI का नक्शा चेंज हो जाएगा, लेकिन लाइन वो उधर ही रहेगी। RSI क्यों चेंज हुआ है, ये एवरेज निकाल रहा होता है कैंडल्स की या प्राइस एक्सचेंज। अब कैंडल तकसीम होगी तो इसकी एवरेज भी और होगी, बारीकी में ये और रिजल्ट देगा। अब देखो यहाँ पर मेरे पास आई मार्केट, यहाँ पर मेरा क्या बता रहा है, 30 के जोन के अंदर है, मेरी बाइंग बनती इस पॉइंट पे, बाइंग बनी, मैंने बाय किया, कितना 4% प्रॉफिट गेन किया। और इधर सच में सही, अब सेल किधर करना वो भी ये इंडिकेटर बताएगा, वो आगे बताता हूँ। उसके बाद इस जोन पे देखो, इधर टच किया है, इधर टच किया इसने और इधर भी टच किया, हल्का से नीचे गया, कोई मसला नहीं, लेकिन इधर देखो एग्जैक्ट बता रहा टच किया तो हमारी एंट्री बनती है।
लेकिन हमने मे भी इस पॉइंट पे एंट्री ले ली हो, इधर हल्का सा गैप था और इधर टच कर रहा था, फिर भी हमारी एंट्री बनती थी, क्योंकि ये कह रहा है कि बाय कर लो, ये कह रहा है हल्का सा वेट कर लो। मैंने बाय किया, मार्केट स्टॉप लॉस मैंने थोड़ा सा तगड़ा ही लगाया होगा, 5% प्रॉफिट है। स्टॉप लॉस मैंने कम से कम 2% का तो लगाता ही लगाता हूँ। 2% का स्टॉप लॉस किधर मेरा बनता है, ये इधर बनता है, अगर मैं इधर पॉइंट पे बाय करता हूँ। ये स्कैल्पिंग में मेरी क्या स्ट्रेटजी, ये आगे मैं बताऊंगा। मेरा होता है 5% और 2% का, या 6% और 2% की रिस्क मैनेजमेंट स्कैल्पिंग में। तो बाइंग इसने दी है ना छोटे टाइम फ्रेम पे, ट्रेंड लाइन है देखो, बड़े टाइम फ्रेम पे हल्की सी करेक्शन मिली थी, उसके बाद अब इधर ये फेल भी होगी चीज। जरूरी नहीं कि यार 100% रिजल्ट दे, ये कभी भी नहीं होगा, कोई भी इंडिकेटर ऐसे नहीं करता। देखो इस पॉइंट पे हमें कह रहा है बाइंग करो, इस पॉइंट पे हमने बाय के स्टॉप लॉस इधर नीचे होगा, इधर भी बता रहा था बाइंग जोन के अंदर, लेकिन हिट हो गया। अब देखो ये तो पंप किया है, लेकिन मार्केट उसी जोन पे खड़ी रही है, वॉल्यूम आया लेकिन इतना ज्यादा नहीं आया। यहाँ से मार्केट हल्का फुल्का स्टेबल हुई है, पंप हुई है, लेकिन ये जब ऊपर गया उसके बाद मार्केट और गिर गई, फिर उसी पॉइंट पे आया, इस पॉइंट के अंदर हल्का सा पंप हुई, फिर गिर गई मार्केट, फिर इस पॉइंट पे आई। मतलब जब मार्केट डंप कर रही होती तो ये RSI फेल हो जाता है, लेकिन जब मार्केट स्टेबल है तो बहुत पैसा देता है ये। समझ आ रही कि नहीं? लेकिन अब मैंने क्या बात की थी, मुझे तो पता था मार्केट ने गिरना, ऊपर रेजिस्टेंस आ रही, तो मैं पागल हूं कि बाइंग करूं। ये चेक करो, ये हमारे पास रेजिस्टेंस एक आ रही है, रेजिस्टेंस आ रही है, तो यहाँ पर मैं बाय करूंगा? मुझे RSI कह रहा है बाय करो, और ऊपर से तो रेजिस्टेंस है, मैं बाय करूंगा? नहीं। मतलब कहने का क्या है, सिर्फ इंडिकेटर देख कर नहीं, हमने दूसरी चीजें भी यूज करनी है। उसके बाद यहाँ पर मुझे बाइंग बनती थी, एक अपॉर्चुनिटी बनती थी इस पॉइंट पे। मार्केट ने रेजिस्टेंस तोड़ी, सपोर्ट लेने आया, लेकिन मैं और 15 मिनट पे जाता हूँ तो मुझे इस पॉइंट पे भी ये बाइंग बताएगा। ये देखो, नहीं इस पॉइंट पे नहीं बता रहा मुझे बाइंग, इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस टूटी है, यहाँ पे सपोर्ट को टच है और यहाँ पर अच्छा खासा गैप है, बाइंग नहीं बनती। लेकिन उस ट्रेंड लाइन है देखो जो हमने ड्रॉ की, कितना प्रॉफिट देगी है, 11% प्रॉफिट दिया। वही ट्रेंड लाइन है। अब RSI नहीं मुझे कह रहा, तो और भी आगे चीजें जो कन्फ्लुएंस दे रही होंगी, सारी चीजों को देख कर हमने एंट्री करनी। RSI एक पार्ट है जो कन्फ्लुएंस हमें देता है, हम एक एंट्री ले रहे हैं, हमें दूसरी 5 चीजों से कंफर्मेशन नहीं मिल रही, तो RSI में भी हमारे वो क्लियर कर दे। उसके बाद देखो, अब मेरे पास ये भी तो एक ट्रेंड लाइन बन रही है, ये बॉटम मिलाऊं, ये वाला बॉटम और ये वाला बॉटम मिलाऊं और आगे खींच देता हूँ। एग्जैक्ट इस पॉइंट पे मुझे कह रहा था बाइंग बनती है तुम्हारी, इस पॉइंट पे कह रहा था। RSI कह रहा था 19-20 का फर्क है, ये कह रहा था बाय कर लो, मैं बाय कर लूंगा ना, बाय किया, हल्का सा प्रॉफिट लेकर साइड पे हो गया 2.85%। लेकिन सिर्फ मैं समझा रहा हूँ, 2% स्पॉट ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा नहीं होता। लाख रुपया लगाओ और 2000 बच रहा हो रिस्क लेकर, 2% का तो स्टॉप लॉस मैंने लगाया होगा। लेकिन ये है कि इधर आप रिस्क फ्री ट्रेड कर पाओगे, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस इस पॉइंट पे है मेरा 2% का, मार्केट यहाँ पर एंट्री ली, मार्केट चढ़ गई है, तो मैं स्टॉप लॉस अपना शिफ्ट कर लूंगा इसी पॉइंट पे। तो अब ये ट्रेंड लाइन ऊपर बढ़ती जा रही, बाइंग तो मेरी इस पॉइंट पे थी। अब ये चीज गौर से सुनो, इस ट्रेंड लाइन का एक और बड़ा फायदा जो मैं बताना भूल गया। अब मार्केट यहाँ से चढ़ गई थी ना, हमने स्टॉप लॉस ऊपर कर लिया उसी पॉइंट पे जहाँ पे बाइंग थी। अब मार्केट अगर नीचे आती भी है तो ये ट्रेंड लाइन टूटेगी, तो मुझे ये पता चल जाएगा ना कि मार्केट अब गिरेगी, चल जाएगा ना। लेकिन स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे, यहाँ पर मेरी बाइंग हुई थी, मार्केट आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ी, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस मिल गई कि मार्केट नीचे गिरी। यहाँ से गिरी है, मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, लेकिन मुझे ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस, क्योंकि मैं उसी पॉइंट पे निकल गया था जहाँ पे बाइंग की थी। उसके बाद ये रेजिस्टेंस का काम करेगी, मार्केट नीचे गिरेगी और मुझे कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली तो वो मैं करूँगा। मे भी मार्केट यहाँ से गिरती हुई आए, यहाँ से गिरती हुई और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाकर क्लोजिंग दे यहाँ पर, तो RSI भी बता रहा होगा और बाकी जो चीज़ें जो आपने अभी नहीं सीखी वो भी बता रही होंगी, तो मैं बाइंग करूँगा, बाइंग अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलेगी और मार्केट 26-25 हज़ार पे आने के चांस इसके मुताबिक लग रहे हैं, इस एनालिसिस के मुताबिक। तो मेरी प्लानिंग है कि मैं यार 25,000 पे बाइंग करूँगा। मैंने आपका ऑर्डर भी लगा दिया 25 पे, वो क्या देख कर लगाया, यही एनालिसिस
मेरे तो जहन में है क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती, तो मैंने सारी प्लानिंग की हुई है। रिस्क मैनेजमेंट भी आपके साथ होगी, डीसीए कर ली है। स्टॉप लॉस वाला कोई सीन नहीं रखा, क्योंकि मार्केट डिप में आप अभी सीख रहे हो, प्रॉपर ट्रेड नहीं कर पाओगे। अच्छा, अब चलते हैं हम बाकी आरएसआई की सेटिंग की तरफ। ये सारा मैं डिलीट कर देता हूँ। अब आरएसआई की ये चीजें समझ आ गई, इसको किस तरह से यूज करना है। दूसरी चीज, अब बाइंग का तो पता चल गया। अब मैं इधर से ये हॉरिजॉन्टल लाइन उठाता हूँ और 70 की वैल्यू पे इधर रख देता हूँ। ये मेरे पास 70 की एक वैल्यू है, 70 की वैल्यू इधर आ रही मेरे पास। ये कलर वाइट है, कलर नहीं वाइट है, ये वाइट है, लाइन लग जाती है। हाँ, मैं कलर ये ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। ये 70 के, क्योंकि इसमें 3 ऑप्शन है, अपर बैंड, मिडल बैंड, लोअर बैंड। तो मेरे ख्याल में जो मैथ स्ट्रेटजी है मेरी अपनी है, उसके मुताबिक मुझे 4 बैंड्स चाहिए, तो मैंने एक मैनुअली लाइन लगा ली है। अब ये जो जोन है ये बाइंग जोन है। इस जोन के अंदर मार्केट पंप करती 80 to 85%। जब मार्केट स्टेबल होती, इस तरह डंप नहीं कर रही होती। और दूसरी बात, जब मार्केट इस जोन के अंदर आएगी तो बहुत ज्यादा चांस है कि मार्केट गिरे, इसको टच करें, जिस तरह 30 की लाइन को। अब इसमें रेजिस्टेंस की मैं पॉइंट बता दूं, वही सेम सिनेरियोज होंगे कि अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस है हमारे पास, फर्ज करें ये देखो मार्केट इस पॉइंट से नीचे गिरी थी, तो ये हमारे पास ये जोन, तो उसके बाद फिर मार्केट इस पॉइंट पे आती है और इधर से आरएसआई 70 और 80 के जोन के अंदर है या 70 की लाइन को टच कर रहा है, तो हम निकल जाएंगे अगर हमने एंट्री ली हुई है, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी, अगर रेजिस्टेंस को टच कर रहा है, इधर से हल्का सा गैप है, तो फिर भी हम निकल जाएंगे। ये कह रहा है कि निकल जाओ और ये कह रहा है 19-20 का वेट कर लो। रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट यार फिर से मैं आपको समझा दूं, फिर भी कुछ दोस्त होते हैं जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर जल्दी नहीं होते। अब ये मेरे पास लाइन है ना 80 की, 70, ये इधर मैं फिर से लाइन लगा देता हूँ, सॉरी इधर लगी हुई है हमारे पास। ये मेरे पास 80 की लाइन, मार्केट इस तरह से आ रही है। पहली सिचुएशन आरएसआई, मार्केट नहीं सॉरी आरएसआई आ रहा है, इस तरह इसको टच कर रहा है, और इधर हमारे पास क्या है, इधर आ रहा है और इधर हल्का सा गैप है, तो हमें आरएसआई कह रहा है निकल जाओ, रेड जोन में आ गए। इधर इसको बोलते हैं ओवर बाय जोन, ओवरबॉट जोन, मतलब हर बंदे ने बाइंग कर लिया, प्रॉफिट में वो निकालेगा ही ना। तुम प्रॉफिट में आ गए हो $20 $30, तुम निकलोगे ना ट्रेड से, सही बात है ना। तो ये ओवरसोल्ड, ये सिर्फ एक मीटर समझ लो इसको, ये बताया कि ओवरसोल्ड जोन में मार्केट आ गई या ओवर बाय जोन में आ गई। दूसरी सिचुएशन क्या है कि मार्केट इस तरह से आए, ये भी टच कर रहा हो और ये भी टच कर रहा हो, फिर भी हम निकल जाएंगे, ये हमारे पास। उसके बाद तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, ये इधर मार्केट हल्के से गैप में हो, ठीक है, और इधर टच कर रहा हो, फिर भी हम निकल जाएंगे रेजिस्टेंस पे। तीसरी पॉसिबिलिटी, जो लास्ट पॉसिबिलिटी, वो ये है कि इधर ये इस जोन के अंदर हो किसी भी, या 80 को टच कर रहा हो, ये जोन के अंदर, और इधर रेजिस्टेंस के पास हो या टच कर रहा हो, फिर भी हम निकल जाएंगे। कि हमें पता चल जाता है कि यार मार्केट किसी पॉइंट पे भी निकल जाएगी। ये इंडिकेटर और रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है। इसके बाद ट्रेंड लाइन भी उसमें आ जाती है, फिर रिट्रेसमेंट भी यूज कर सकते हो, इसके साथ सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ही काम करता है ना वो। समझ आ रही चीजें कि नहीं? तो ये आरएसआई का एक यूज है जो मैंने आपको बताया। उसके बाद क्या यूज आता है, उसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है हिडन बुलिश डाइवर्जेंस एंड हिडन बीरिश डाइवर्जेंस। ये क्या होती है ये मैं आपको बताता हूँ। बुलिश बीरिश फॉरेक्स और क्रिप्टो में कोई फर्क नहीं यार, बाइंग सेलिंग का और उसके फंडामेंटल्स का है, ठीक है। बुलिश का मतलब होता है मार्केट का ऊपर जाना, बीरिश का मतलब है डाउन जाना। बुल किसको, वो बैल को बोलते हैं, बियर वो बालू को, वो क्या उसको रीच को बोलते हैं, सॉरी, ठीक है। आप इधर सर्च करेंगे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। बुलिश का मतलब है मार्केट का अप जाना, बीरिश का डाउन, ठीक है। अब क्या मैं बताने लगा हूं, हिडन बुलिश, हिडन बुलिश एंड हिडन डाइवर्जेंस, ठीक है। हिडन बुलिश और हिडन बीरिश डाइवर्जेंस,
ये मैं छोटे कर लूं, चलो ठीक है। ये थोड़ा टॉपिक लेंथ सा बन रहा है हमारे पास। हिडन बुलिश और हिडन बीरिश क्या है, इसमें हमें आर ऐसे ही काम देते हैं। फर्ज करें हमारे पास ये कैंडल्स जा रही है इस तरह से, मैं ये सिंपल इधर ही समझाता हूँ। ये कैंडल्स के बन रहे हैं हमारे पास बॉटम्स इस तरह से, इस तरह। ये बॉटम है एक, ये दूसरा बॉटम है, ये तीसरा बॉटम है, ये चौथा बॉटम है। ये हमारे पास है कैंडल्स का सीन, ठीक है। ये कैंडल्स बन रही है सारी। उसके बाद नीचे हमारे पास आर ऐसा ही बन रहा था, इन्हीं कैंडल्स को इस तरह से फॉलो कर रहा होता है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। फॉलो कर रहा होता है ना। हमने देखना होता है कि ये जो बॉटम्स बन रहे हैं, ये टूल यूज करते हैं एरो या ट्रेंड लाइन वाला। ये बॉटम्स को इस तरह से मिलाते हैं, ये बॉटम इससे लेकर यहाँ तक ये डाउनवर्ड जा रहा है। इधर हम हिडन ये आर एस आई को देखते हैं, इधर भी बॉटम्स डाउनवर्ड ही जा रहे हैं ना। मतलब ये कैंडल्स को ये आर एस आई फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जब ये चीज गड़बड़ करती है कि इधर हमारे पास बॉटम डाउनवर्ड जा रहे हैं और ये बॉटम्स आर एस आई अपवर्ड इस तरह से दिखा रहा हो, तो हमें एक साइन मिलता है कि मार्केट में गड़बड़ है। इसको हिडन बुलिश डाइवर्जेंस बोलते हैं कि वॉल्यूम में चेंज है, एक डाइवर्जेंस है उसमें मार्केट में। डाइवर्जेंस का मीनिंग क्या होते हैं मैं आपको इधर गूगल, मुझे भी नहीं पता, मैं आपको गूगल करके दिखाता हूँ। हाँ, फिर भी मैं ट्रांसलेट इंग्लिश इनटू उर्दू, मैं ये यूज करता हूँ यार, इतने पढ़े लिखे नहीं है हम, ठीक है। इंग्लिश जो नहीं आती मैं सर्च कर लेता हूँ। डाइवर्जेंस, इनहराफ, मेरे ज़हन में था, मैंने कहा इतनी उर्दू नहीं आती, लेकिन एक लफ्ज़ है वो और है। मतलब एक चीज़ों का इनहराफ का उर्दू में क्या मतलब है मुझे ये भी नहीं पता, लेकिन आपको जो कॉन्सेप्ट हाँ उससे तब्दील हो जाना, बिल्कुल यही चीज़ मैं बता रहा हूँ। तरतीब जो ये जा रही है ना हमारे पास इस तरह से, ये डाउन, ये भी इसको फॉलो कर रहा है, इसको फॉलो कर रहा है, लेकिन इस पर इनहराफ पैदा हो गया। ये और बात कर रहा है, ये और, मतलब दो चीज़ों में इत्फाक ना होना, इसको भी डाइवर्जेंस हम कह सकते हैं, ठीक है। अब मैं नीचे आता हूँ, इससे हमें फ़ायदा क्या होता है और हम इससे क्या फ़ायदा उठाएंगे ये मैं आपको बताता हूँ। ये देख, ये हमारे पास बॉटम्स है ना, ये बॉटम, ये बॉटम, ये बॉटम, हम इनको अब मिलाकर कुछ ना कुछ जायजा लगा सकते हैं। यहाँ से ये इस तरह से जा रहा था, ये बॉटम यहाँ से इस तरह से जा रहा था, ये बॉटम यहाँ से इस तरह से जा रहा था। ये थोड़े सीन है, ये हम बॉटम्स को इस तरह से मिलाते हैं। ये बॉटम्स है हमारे पास, ये बॉटम। अब ऐसे ना करना कि ये इतने इतने बॉटम्स आप मिला लें, बराबर वाले नहीं मिलाने, आपने वो मिलाने जो अप डाउन हो रहे इस तरह से। 3-4 बॉटम्स अगर एक ट्रेंड में जा रहे हैं तो उनको मिला सकते हैं, ठीक है। और ये बॉटम देखना बराबर है, इसमें कोई खास चीज़ नहीं। ये बॉटम और ये बॉटम आप देख सकते हैं, इस तरह से बॉटम्स को मिलाया जाता है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कई दोस्तों को ये समझ भी नहीं आती। अब मैं आता हूँ इधर, ये हमारे पास साथ में ये चीज़ें हैं, ठीक है। ये बॉटम्स है हमारे पास, ठीक है। अब हिडन बुलिश को हाँ वो रिमूव किए, खुद बहुत समझा रहा था ना। अब देखो, ये बॉटम यहाँ से लेकर यहाँ तक डाउनवर्ड जा रहा है, इसी की सीध में देखना, ये देखना कर्सर हमें दिखा रहा है, ये इसी की सीध में ये बॉटम ये वाला आ रहा है और ये हमारे पास टॉप आ रहा है। ये डाउन जा रहा था, ये अप जा रहा था, मतलब डाइवर्जेंस। उसके बाद मार्केट में क्या हुआ है, पंप देखने को आया, अच्छा खासा पंप है, 15 मिनट में 10% प्रॉफिट आया। अब इसमें एक स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटजी क्या है, हिडन बुलिश आपको कोई सिखा देगा, कोई मसला नहीं, लेकिन स्ट्रेटजी क्या है,
कि ये जो जोन मैंने 30 और 20 का बनाया है ना, और 70 और 80 का बनाया है, अगर मार्केट में, अब ये बात गौर से सुने, ये बॉटम और ये बॉटम, ये पहला बॉटम है, ये दूसरा बॉटम है, इनको मिलाया, ये पहला बॉटम है और ये दूसरा बॉटम है, इनको मिलाया। अब अगर तो एक बॉटम इधर डाउनवर्ड जा रहा है, ये बॉटम कैंडल्स वाला बॉटम, ये जरूरी नहीं कि ये डाउन और ये अप हो, ये अप हो और ये डाउन हो, फिर भी हम डाइवर्जेंस बोलेंगे, ठीक है, मतलब ऑपोजिट होने चाहिए। अब दूसरी बात जो मैं मेन बताने लगा हूँ इस स्ट्रेटजी की, एक खास बात जहाँ पे मार्केट 98% पंप करती ही करती है, 100% मैं नहीं कहूँगा क्योंकि मार्केट में का कोई पता नहीं होता, लेकिन मैंने जो इस चीज़ से ऑब्जर्व किया, मैं करता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स अभी तक कहते हैं कि ये स्ट्रेटजी मैंने हमें किसी ने नहीं बताई अभी तक। हिडन बुलिश हिडन बीरिश बताई होगी, लेकिन ये स्ट्रेटजी जो बता रहा हूँ। अब 30 और 20 जब मार्केट आए, 20 पे पहले इस तरह से बॉटम बनाए, ये 20 के जोन के अंदर बनाए, लेकिन ज्यादातर 20 की लाइन को टच करे या हल्का फुल्का ऊपर भी हो, पहला बॉटम 30 से नीचे और 20 को टच कर रहा हो कम अज कम, ये 20 को थोड़ा सा ऊपर हो, ये बॉटम। समझ आ रही कि नहीं? ये बॉटम, ये जो बॉटम हमारे पास बन रहा है ना, ये बॉटम, ये हल्का इधर भी हो जाता तो कोई मसला नहीं था। अब दूसरी चीज, पहला बॉटम हमारे पास 30 के नीचे, मतलब 20 की लाइन को टच कर रहा हो या हल्का सा ऊपर, और दूसरा बॉटम जो हो वो पिछले बॉटम से ऊपर हो, लेकिन पंप करके 30 की लाइन को क्रॉस करके 30 की लाइन को दोबारा से रीटेस्ट करे, तब जो हिडन बुलिश डाइवर्जेंस बनती है उसमें बहुत ज्यादा चांस होते हैं कि मार्केट पंप करे। ये समझ आई कि चीज की नहीं? एक दफा डीप होके 20 के पास आए, उसके बाद पंप करके 30 को जोन को तोड़कर, ठीक है, दोबारा रीटेस्ट करे 30 की लाइन को, या हल्का फुल्का गैप हो 30 की लाइन को 19-20 का चल जाएगा। इधर से आपके पास मार्केट के बॉटम डाउन जा रहे हो तो कंफर्म एंट्री आपकी बनती है, 2% 3% के स्टॉप लॉस के साथ आप एंट्री ले सकते हैं। समझ आ गई कि नहीं? अब इस स्ट्रेटजी में खास बात यह है कि मुझे इसमें नहीं पता चलता कि इसका टारगेट क्या बनेगा, टारगेट का नहीं पता चलता, मार्केट कितना, कभी कभी 30% पंप कर जाती, कभी कभी 5%, कभी कभी 4% कर जाती। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना बड़ा आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा, बड़े टाइम फ्रेम पे बनेगा तो बड़ा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अब मैं आगे आता हूँ, ये देखिए यहाँ पर बॉटम्स देखो, हिडन बुलिश नहीं बन रही, ये बॉटम अप जा रहा है तो ये भी अप ही जा रहा है, समझ आ रही ना? लेकिन इसमें एक चीज देखो, पहले 20 की लाइन को टच किया, फिर रीटेस्ट करके फिर 30 को जब टच करने आया तब मार्केट ने पंप लिया है, लेकिन बुलिश डाइवर्जेंस हिडन बुलिश नहीं बनी, लेकिन वो चीज आती है अंदर, वो सीन एक आ रहा है, तो इससे भी आप फायदा, ये मेरा एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैं इस तरह से, एक्सपीरियंस भी कोई चीज़ों का नाम होता है, रूल्स नहीं होते। हर बंदा अपनी एक चीज़ में एक उसने वक्त ज़ाया किया है तो अपनी चीज़ छोटी मोटी कोई ईजाद करता है, समझ आ रही है ना? कोई भी काम हो, आप पानी भरने जा रहे हो, आप ब्रश कर रहे हो ना, कंघी कर रहे हो, डेली करते हो, हर बंदे का एक अपना स्टाइल होता है ना? तो वो मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो मेरा अपना एक्सपीरियंस, मैंने अपने स्टाइल में एक चीज़ दरियाफ्त की है, कई बंदों ने अपनी की होगी, ठीक है, एक स्पेशल टूल उनके पास होता है, एक वक्त ज़ाया किया है किसी ने एक चीज़ पे। तो क्रिकेट में हम आते हैं तो हर बंदा सीखता तो पहले यही, एक शॉट ऐसे लगानी है, ऐसे लगानी, ये वो, लेकिन हर एक बंदे के एक अपनी स्पेशल शॉट होती है ना, जो किसी और की नहीं होती, मतलब एक स्पेशल उसको चीज़ मिल जाती है यार, उसको आसानी होती है, वो उसमें एक्सपीरियंस थोड़ा सा इस जोन में मैं खेलूंगा तो, हाँ जी, इस जोन में ये मुझे एक्सपीरियंस है, इसमें अच्छा खेल सकता हूँ मैं। अब आगे आए, हिडन बुलिश में दिखाता हूँ आप लोगों को। ये बहुत सारे बनते हैं, जरूरी नहीं 15 मिनट पे बन रहा है तो 1 घंटे में नहीं बने, 1 घंटे पे भी बन रहे होते हैं, कई बन रहे होते हैं जो 15 मिनट पे शो नहीं हो रहे होते, क्योंकि इसने तो चेंज हो जाना हर बार, समझ आ रही ना? अब ये देख, इधर कितना छोटा सा बन रहा था, ये देख इधर बता ही नहीं रहा था, इधर नहीं बता रहा ना 1 घंटे में, लेकिन मुझे 15 मिनट पे बता रहा था। टाइम फ्रेम्स को भी कंबाइन करना। अब देखिए ये क्या हो रहा था, यहाँ से बॉटम पकड़े और ये बॉटम पकड़े, डाउन है, वही स्ट्रेटजी चेक कर ले। अभी थोड़े दिन पहले की, 1-2 दिन, ये 20 को टच किया, मार्केट पंप हुई, दोबारा रीटेस्ट करने के लिए इस पॉइंट पे आया, पंप हुई कि नहीं मार्केट, कितना पंप हुई चेक कर लो,
16% पंप हुई है, वही स्ट्रेटजी है ना। अब एक और चीज, अब जब ये चीज ना बन रही हो लेकिन ऑपोजिट हो रहा हो फिर भी मार्केट पंप करती, लेकिन उसमें मैं 98% नहीं कह सकता। वो भी मतलब रूल्स में है कि मार्केट यहाँ से डाउन है, यहाँ से अप बन रही है, आपकी एंट्री बनेगी। लेकिन ये 30 और 20 के जोन के अंदर ये चीज बन रही हो या उसके आसपास बन रही हो, फिर भी चांस होते हैं ज्यादा पंप करने की। ये चीज समझ आ रही, पल्ले पड़ रही कि नहीं पड़ रही? अच्छा आगे हम चलते हैं थोड़ा सा। ये देखिए मैं और आपको स्ट्रेटजीज थोड़ी सी इसमें एग्जांपल्स दे लूँ ताकि आपको थोड़ी समझ आ जाए। ये मैं इसको बॉटम्स अच्छी तरह देखने के लिए, ये देखिए ये अपवर्ड जा रहा है, इधर भी अपवर्ड ही है, कोई इसमें सीन नहीं बन रहा। ये देखिए फिर से एक एग्जांपल, ये बॉटम और ये बॉटम मिलाओ, अपवर्ड है और 20 के जोन के अंदर टच करने से हल्का पहले पंप किए फिर रीटेस्ट करने आ रहे हैं। देखो एक रीटेस्ट किया, पंप तो हुई है, ये देखो एक रीटेस्ट किया, मैं यहाँ पर भी तो एंट्री ले सकता था ना, पंप लिया एंट्री हुई, मैंने स्टॉप लॉस अपना ऊपर कर लिया होगा ना जब मार्केट पंप कर गई, मैं इधर विदाउट ना प्रॉफिट ना लॉस में निकल गया। फिर इधर मुझे फिर से उसने बताया कि यार इधर फिर मार्केट है, इधर फिर मैं एंट्री लूंगा, मार्केट पंप कर गई, कितना पंप की 767%, क्योंकि हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। तो ये देखें ना इधर डाउन है और उधर अप दिखा रहा है, ये अप है और ये डाउन है, बन रही है ना एक चीज। उसके बाद मैं आगे आता हूँ, ये देखिए ये बॉटम चेक कर लें, इस बॉटम से लेकर इस बॉटम में डाउनवर्ड है और इस बॉटम से देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो अपवर्ड है, चेक कर लो एंट्री बनती मेरी, लेकिन ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हमें नहीं नजर आ रही। ये देखो ना है तो अपवर्ड ही ना और इधर है तो डाउनवर्ड ही। ये चीज समझ आ गई कि नहीं, पल्ले पड़ रही है कि नहीं? उसके बाद मैं आता हूँ, लेकिन सब कुछ इस पे डिपेंड नहीं कर देना आपने। ये देखिए मार्केट इधर अपवर्ड है, इधर तो नहीं मारा लेकिन इधर अपवर्ड है और इधर चेक करो यहाँ उसी की सीध में, ये नहीं कि इधर आप बना रहे हो इधर और हो, उसी की सीध में देखना है। ये नीचे देखे ये डाउनवर्ड है, ये हल्का सा, लेकिन ये देखो ये भी 30 पे और ये भी 30 से थोड़ा सा डाउन है, 30 से थोड़ा सा डाउन, वो वाली चीज नहीं जो मैंने बताई, लेकिन फिर भी मार्केट पंप हुई है ना। ये अप था और ये डाउन था, पहले क्या था ये डाउन होता था ये अप होता था, मैंने क्या बताया बस ऑपोजिट होने चाहिए। उसके बाद और एग्जांपल देख लें, हजारों एग्जांपल्स मिल जाएंगे यार आपको, और ये चीज फॉरेक्स स्टॉक्स क्रिप्टो सब में काम देगी। अब दूसरी चीज की तरफ आ जाए, ये देखिए एक और एग्जांपल, ये डाउन जा रही है, ये देखिए यहाँ से 20 को टच किया, रिकवर हुई, फिर से रीटेस्ट करने आई, इस पॉइंट पे मैंने एंट्री ली, पहले इस पॉइंट पे ली, ये जो पॉइंट है मार्केट पंप हुई अच्छी खासी, 4-5% की कैंडल ये गई है, मैंने एंट्री लेकर निकल गया, फिर से मार्केट इस जोन में आई, वही चीज बन रही है, मैं फिर बाय करूंगा, फिर मार्केट पंप कर गई, 2 बार मुझे इसने प्रॉफिट दे दिया। पल्ले पड़ रही हैं चीजें कि नहीं पड़ रही? मैं बड़ी आसान अल्फाज में, ये लोग पता नहीं क्या उसमें अपनी इंग्लिश झाड़ना शुरू कर देते हैं, असल चीज है कॉन्सेप्ट समझ में आना। इंग्लिश मैं भी बोल लूंगा लेकिन आपके पल्ले ही ना चीजें पढ़े तो मेरे इंग्लिश बोलने का क्या फायदा। ठीक है आगे हम चलते हैं। अब दूसरी चीज क्या है, सेम इसी तरह अगर जिस तरह हम बॉटम्स देख रहे हैं इस तरह टॉप्स देखें, इधर गया RSI हमारे पास, नीचे नहीं गायब हो गया, वैसे कट कर दिया। ये मैंने फेवरेट में किया हूँ इसलिए सर्च कर किए बगैर ही मेरे पास आ रहा है। ये देखिए अब सेम इसी तरह ये 70 से लेकर 80 से लेकर 70 का जोन है, वही वाला ओवर सोल्ड जोन, ओवरबॉट जोन, इसमें हम टॉप्स देखते हैं। ये देखिए टॉप्स ऑपोजिट हो और वही स्ट्रेटजी, अगर 80 के टच करके फिर 70 के पास आए, 80 को टच करके, मैं बताता हूँ, ये देखिए वो लाइन लगाई थी ना, ये लाइन फिर से मैं लगाता हूँ, ये हमारे पास 70 का जोन है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि प्रोमिनेंट चीजें नजर आए। ये मेरे पास एक टॉप बना, ये इसको जो पहले बताई वो हिडन बुलिश डाइवर्जेंस है, अब हिडन बीरिश, हिडन का मतलब क्या, छुपी हुई डाइवर्जेंस, छुपा हुआ इख्तलाफ, मतलब मार्केट में कुछ गड़बड़ है। अब टॉप्स देखो मेरे पास, ये मेरे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक अपवर्ड जा रहा है, इधर मैं देखूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक डाउनवर्ड जा रहा है, वही चीज है।
80 के जोन में आया, 80 को टच नहीं किया लेकिन उस जोन के अंदर आया, फिर 70 के पास आया, यहाँ अपवर्ड या डाउनवर्ड, मार्केट गिरी कि नहीं। इसी चीज को लेकर आप छोटे टाइम फ्रेम पे अच्छी खासी ट्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करता। हर चीज सीखो अगर प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है। मैं इस चीज को एज अ सेकंड कन्फ्लुएंस लेकर चलता हूँ। सेकंड कन्फ्लुएंस का मतलब दूसरी जो चीज, मतलब दूसरी एक कंफर्मेशन लेना, दूसरी, हाँ सेकंड प्रायोरिटी नहीं। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी, मेरा टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन, ये मेरी आती, मतलब चीज को दूसरी तरह से मतलब तसल्ली करने के लिए यूज करना कि यार मेरा एनालिसिस सही है। तो आगे मैं आता हूँ, टॉप्स अब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। देखिए जब मार्केट डिप में जाती तो आपने क्या तलाश करना है, हिडन बुलिश डाइवर्जेंस। लेकिन जब मार्केट पंप कर रही है और थोड़ा सा स्टेबल हुई है तब आपने हिडन बिरिश को देखना है, ठीक है ना। ये नहीं कि आप मार्केट गिर रही है और आप हिडन बुलिश देख रहे हो, हिडन बिरिश देख रहे हो। गिरती हुई मार्केट में टॉप्स किधर बन रहे हैं, उधर तो बॉटम्स बन रहे हैं। ये चीज चेक करो, यहां से लेकर यहां तक डाउनवर्ड है और यहां से लेकर यहां तक अपवर्ड है। समझ आ गई? कोई समझाने की जरूरत है नहीं है। ये देखिए ये अपवर्ड ही जा रहा है, यहां से लेकर अपवर्ड है टॉप्स, इसको हल्का से नीचे कर देते, यहां से लेकर यहां तक। देखो वही चीज है कि इधर 30 और 20, जैसे इधर 30 और 20 के जोन में आ जाता था, इधर 70 और 80 के जोन में आ रहा है। मार्केट गिरी, उसके बाद एक और दिखा देता हूँ, यहाँ पे नहीं, इधर नहीं बना। मतलब एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि नहीं, हिडन बिरिश, हिडन बुलिश का। और दूसरी चीज RSI का दूसरा यूज भी मैंने बता दिया। आज के लिए इतना काफी। 30 और 20 के जोन में आता और सपोर्ट को टच कर रहा हो, ठीक है, हाँ जी, 80 वाला और 30-20 दो चीजें समझाई, आप घर में प्रैक्टिस करनी, ठीक है ना। चीजें समझ आए आप फिर कल भी पूछ सकते हो। आप कहते हो मुझे रिकॉर्डेड लेक्चर दे दो, लेकिन आप कहते हो ठीक है, लेकिन अब ये चीज दोबारा भी देख लो। यहाँ से लेकर एक पूरी सीरीज में बन रही थी रन बुलिश, दरमियान में देखो छोटे छोटे प्रॉफिट भी मैंने लिए। यहाँ पर अप जा रही थी, यहाँ पर डाउन जा रही थी, यहाँ पे बाय किया, सेल। ट्रेंड लाइंस भी मुझे वैसे बता रही है, इनको ट्रेंड लाइंस भी तो कह सकते हैं ना। ये एक बॉटम, ये दूसरा, ये थर्ड बॉटम, यहाँ पर मुझे एंट्री मिली। ये थर्ड बॉटम को मैं इस तरह करता हूँ, इस तरह से। यहाँ पर मुझे एंट्री मिली, स्टॉप लॉस 2% के नीचे, तो मार्केट पंप कर। उसके बाद ये बॉटम को मैं ऐड कर लूंगा, इसको अपडेट करके। यहाँ पर भी मुझे एंट्री मिल रही, 3-4 कॉन्फ्लुएंस यही चीज दे रही। ये सपोर्ट को टच कर रही है, इधर 30 की लाइन के पास आई खड़ी है, वो देखकर एंट्री ले लो। इधर डाउनवर्ड और इधर अपवर्ड है, ये छोटा सा बॉटम ले लो, लेकिन सारे को ऐड करके भी मार रहा है। तो कितनी आसान करके मैं चीजें बता रहा हूँ, और वही मैंने कोई निशान तो नहीं लगाए हुए। यूट्यूबर्स क्या करते हैं, पहले से अपनी गंदी मंदी कोई स्ट्रैटेजी लेकर आ जाएंगे, ठीक है, पहले वो उन्होंने निशान लगाए होंगे कि यहाँ से पंप किया था मेरी स्ट्रैटेजी के मुताबिक, बाद में चाहे 20-25 जगह पे वो स्ट्रैटेजी फेल हुई हो। समझ आ रही है ना। आज की वीडियो में मेरे भाइयों, जो आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हो, इतना ही, ठीक है। बाकी कल इंशाल्लाह करेंगे हम। अल्लाह हाफिज।